आपको नहीं लगता कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पक्ष के सामने ये कि ये भावनिक मुद्दा जो है या इमोशनल कार्ड जो है? ऐसा है, मैं भी मानता हूं कि इस बार ये इमोशनल जो स्थिति है वो बीजेपी के पक्ष में है, युति के पक्ष में है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना हमारे साथ है, एनसीपी ऑफिशियली हमारे साथ है, और इसलिए लोगों को लगता है कि परिवार की सत्ता भूख के कारण बाला साहब के सपने को क्यों तोड़ा इन लोगों ने। एक परिवार की भलाई के लिए, अपने बेटे को एस्टैब्लिश करने के लिए बाला साहब की इतनी बड़ी विरासत। बाला साहब तो शिव सैनिकों के लिए जीवन खपा दिया था, तो शिव सैनिकों के सम्मान के लिए जो शिवसेना काम कर रही है, जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, वो आज हमारे साथ है। और इसलिए महाराष्ट्र का मतदाता भावना से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जहां तक शरद राव का मामला है, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम ही नहीं है जी। वो कितना ही इसको पॉलिटिकल प्रॉब्लम बनाए, महाराष्ट्र की जनता के गले कैसे उतरेगा? ये प्योरली उनका फैमिली प्रॉब्लम है जी, घर का झगड़ा है कि विरासत काम करने वाले भतीजे को गए कि विरासत बेटी है तो बेटी को दे, झगड़ा उसका है जी। तो सिंपैथी के बजाय नफरत का वातावरण है कि भाई इस उम्र में परिवार को संभाल नहीं सकते हैं, वो महाराष्ट्र को क्या संभालेंगे? तो सारा इमोशंस हमारे पक्ष में है। और दूसरा, जो कालखंड में सरकार उन्होंने चलाई साहब, सारे काम भारत की पॉलिटिकल पार्टी की मूलभूत विचारधारा जो बाला साहब ठाकरे गए उसके विपरीत की है। औरंगजेब की तारीफ करने वालों के साथ बाला साहब ठाकरे का बेटा बैठे, ये गुस्सा भरा पड़ा है महाराष्ट्र में जी। सावरकर का अपमान करने वालों के साथ कोई बैठे तो लोगों के मन में दिखता है, बाला साहब ने तो हमें ये कहा था, इनके बच्चों में सत्ता लालसा ऐसी आ गई। तो इमोशंस इस तरफ है, गुस्सा उनके सामने है जी। आपने अभी विरासत की बात कही। बाला साहब ठाकरे जब थे तब आपके उनके साथ बहुत अच्छे संबंध थे, आप उनका बहुत सम्मान भी करते थे। और मैं तब सावरकर का अपमान करने वालों के साथ कोई बैठे तो लोगों के मन में दिखता है, बाला साहब ने तो हमें ये कहा था, इनके बच्चों में सत्ता लालसा ऐसी आ गई। तो इमोशंस इस तरफ है, गुस्सा उनके सामने है जी। आपने अभी विरासत की बात कही। बाला साहब ठाकरे जब थे तब आपके उनके साथ बहुत अच्छे संबंध थे, आप उनका बहुत सम्मान भी करते थे। और मैं तब शिवसेना भी कवर करता था, वो आपके पक्ष में भी खड़े रहते थे। आप अब विरासत की बात कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि क्या उद्धव ठाकरे को आप बाला साहब ठाकरे का विरासत का उत्तराधिकारी मानते हैं या नहीं? दो चीजें हैं, वो बायोलॉजिकली तो उनके बेटे है ही है, उसका तो मेरा वो विषय ही नहीं है जी। तो मैं उस प्रकार से, मान लीजिए उनके परिवार में कुछ भी, जब वो बीमार थे तो मैंने तुरंत फ़ोन किया था उनकी, रेगुलरली मैं वहिनी को फ़ोन करके पूछता था कि भाई क्या हुआ। वो ऑपरेशन करने से पहले मुझे फ़ोन किया कि बोले भाई आपका, भाई साहब क्या सुझाव है। मैंने कहा भाई देखिए, पहले ऑपरेशन करा लीजिए, आप बाकी चिंता छोड़ दीजिए, शरीर को पहले क्या कीजिए। तो बाला साहब के बेटे के नाते तो मैं उनका मान सम्मान करूंगा ही करूंगा भाई, वो मेरे दुश्मन नहीं है। और कल मुसीबत होगी तो मैं पहला व्यक्ति हूं जो उनकी मदद करूंगा, परिवार के नाते। जहां तक बाला साहब ठाकरे के विचार है, मैं उनके लिए जीऊंगा। मैं बाला साहब ठाकरे के विचारों के लिए, उन्होंने और मेरे प्रति उनका अतिशय प्रेम था, अतिशय प्रेम था। तो मैं वो कर्ज भूल नहीं सकता हूँ, कर्ज भूल नहीं सकता हूँ। और आज जो शिवसेना के साथ हम बैठे, हमारे पास ज़्यादा एमएलए हैं, फिर भी शिवसेना का मुख्यमंत्री है, वो मेरी बाला साहब को श्रद्धांजलि है। हम पिछले चुनाव में आमने सामने लड़े थे, लेकिन उस चुनाव में मैंने एक शब्द बाला साहब के लिए नहीं बोला था। और मैंने पब्लिकली कहा था कि मुझे उद्धव जी कितनी ही गालियाँ दें, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं बाला साहब के प्रति मेरी श्रद्धा है। और इसलिए उनके पारिवारिक क्या समस्या है वो मेरा विषय नहीं है। मैं बाला साहब को आदर करता हूँ और भगवान करे मैं जीवन भर उनका आदर करता रहूँ।
देखिए वो तो कहते हैं, हर सभा में अब जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये चुनाव आखिरी चुनाव है और 2029 के बाद चुनाव ही नहीं होगा। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, 2014 में भी ये आता था। अब पुराना निकालिए हूँ और भगवान करे मैं जीवन भर उनका आदर करता रहूं। देखिए वो तो कहते हैं, हर सभा में अब जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये चुनाव आखिरी चुनाव है और 2029 के बाद चुनाव ही नहीं होगा। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, 2014 में भी ये आता था। अब पुराना निकालिए, 2014 में भी कहा है कि अब चुनाव आखिरी है, 19 में भी कहा ये चुनाव आखिरी है, अब 24 में भी कह रहे ये चुनाव आखिरी है। इसका मतलब है कि हमारे विरोधियों की बैंकरप्सी है, उनके पास कुछ नई चीज कुछ खोजो ना भाई। जो चीज होनी नहीं है, होती नहीं है, संभावना नहीं है, सवाल नहीं है, अब इसके लिए आप क्या बात करोगे जी? इतना बड़ा संविधान है, जिस देश के अंदर 900 टीवी चैनल चलते हो जी, आज वहां कोई डिक्टेटर पैदा नहीं हो सकता है, आसमान से भी आकर के पैदा नहीं हो सकता है। जिस देश के अंदर न्यायालय इतना वाइब्रेंट हो, उस देश के अंदर कभी भी डिक्टेटर पैदा नहीं हो सकता है। वो जमाना चला गया, 75 में देश ने एक मुसीबत झेल ली, दोबारा वो देश आ ही नहीं सकता है जी। कर्नाटक के बारे में हम बात करेंगे। 2019 में रिजल्ट, भाजपा का रिजल्ट बहुत बढ़िया था। 25+1 मंड्या का मिलके, सुमला जी के मिलके 25+1 हो गया था। अभी का हालत कैसे है? क्योंकि सरकार बदल चुका है, उधर मुसलमान मतदार कांग्रेस के साथ में, और बहुत सारे मुद्दे हैं, कुकर ब्लास्ट से लेकर कैफे ब्लास्ट तक, नेहा मर्डर तक, बहुत मुद्दे हैं। आपकी बात सही है कि कभी कभार लोग एक गुस्से में आकर के वोट कर देते हैं। वैसे बीजेपी को वोट असेंबली में भी ज़्यादा मिला है, वोट कम नहीं मिला है, पहले से भी ज़्यादा मिला, सीटें कम मिली। लेकिन जो बातें इन्होंने की थी, ये पूरी देर सीएम डिप्टी सीएम के झगड़े में पूरी सरकार फंसी पड़ी हुई है। डिप्टी सीएम स्कोर करे कि सीएम स्कोर करे, जिस देश के अंदर न्यायालय इतना वाइब्रेंट हो, उस देश के अंदर कभी भी डिक्टेटर पैदा नहीं हो सकता है। वो जमाना चला गया, 75 में देश ने एक मुसीबत झेल ली, दोबारा वो देश आ ही नहीं सकता है जी। कर्नाटक के बारे में हम बात करेंगे। 2019 में रिजल्ट, भाजपा का रिजल्ट बहुत बढ़िया था। 25+1 मंड्या का मिलके, सुमला जी के मिलके 25+1 हो गया था। अभी का हालत कैसे है? क्योंकि सरकार बदल चुका है, उधर मुसलमान मतदार कांग्रेस के साथ में, और बहुत सारे मुद्दे हैं, कुकर ब्लास्ट से लेकर कैफे ब्लास्ट तक, नेहा मर्डर तक, बहुत मुद्दे हैं। आपकी बात सही है कि कभी कभार लोग एक गुस्से में आकर के वोट कर देते हैं। वैसे बीजेपी को वोट असेंबली में भी ज़्यादा मिला है, वोट कम नहीं मिला है, पहले से भी ज़्यादा मिला, सीटें कम मिली। लेकिन जो बातें इन्होंने की थी, ये पूरी देर सीएम डिप्टी सीएम के झगड़े में पूरी सरकार फंसी पड़ी हुई है। डिप्टी सीएम स्कोर करे कि सीएम स्कोर करे, इसी में लगे हुए हैं। अब जिस प्रकार से कर्नाटका में कोई हनुमान चालीसा सुने, अपनी दुकान में बैठ करके सुने, इसलिए उसको मारा जाए। बम ब्लास्ट हो और आप ये कह दो बिना जांच किए ये तो सिलेंडर का ब्लास्ट था, फिर 6 घंटे के बाद कह दो कि ये बिजनेस राइवलरी थी, और फिर जाकर के पता चले तो इसके पीछे तो पीएफआई थी। बहुत बड़ा आतंकवादी षड्यंत्र था। नेहा का मर्डर हो तो आप कहते हैं कि वो तो बच्चों का मामला है, तब लोगों को बहुत झटका लगता है कि क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो तुम। दूसरा, उन्होंने जितनी गारंटी लेकर के आए थे, हर गारंटी में कोई टैग लगा दिया। किसानों को जो 4,000 रुपये मिलते थे उन्होंने बंद कर दिया। बैंकरप्ट यानी पूरी तरह खजाना खाली हो गया। मैं तो मानता हूं जी 2 महीने के बाद वो सरकारी कर्मचारियों को सैलरी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, सवाल है। मैं सरकार में हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि उनकी अर्थव्यवस्था इतनी खोखली हो चुकी है, इतनी तबाही की ओर जा रहे हैं कि कुछ बचेगा नहीं जी। और
कांग्रेस के लिए पहले कर्नाटका अब तेलंगाना, ये दोनों एटीएम बन गए हैं। अपनी दुकान में बैठ करके सुने, इसलिए उसको मारा जाए। बम ब्लास्ट हो और आप ये कह दो बिना जांच किए ये तो सिलेंडर का ब्लास्ट था, फिर 6 घंटे के बाद कह दो कि ये बिजनेस राइवलरी थी, और फिर जाकर के पता चले तो इसके पीछे तो पीएफआई थी। बहुत बड़ा आतंकवादी षड्यंत्र था। नेहा का मर्डर हो तो आप कहते हैं कि वो तो बच्चों का मामला है, तब लोगों को बहुत झटका लगता है कि क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो तुम। दूसरा, उन्होंने जितनी गारंटी लेकर के आए थे, हर गारंटी में कोई टैग लगा दिया। किसानों को जो 4,000 रुपये मिलते थे उन्होंने बंद कर दिया। बैंकरप्ट यानी पूरी तरह खजाना खाली हो गया। मैं तो मानता हूं जी 2 महीने के बाद वो सरकारी कर्मचारियों को सैलरी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, सवाल है। मैं सरकार में हूं इसलिए मुझे मालूम है कि उनकी अर्थव्यवस्था इतनी खोखली हो चुकी है, इतनी तबाही की ओर जा रहे हैं कि कुछ बचेगा नहीं जी। और कांग्रेस के लिए पहले कर्नाटका अब तेलंगाना, ये दोनों एटीएम बन गए हैं। जो हाल छत्तीसगढ़ का हुआ वो हाल इनका होते देर नहीं लगेगी जी। क्यों? एटीएम बन गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एटीएम बन गई थी, आज कर्नाटक तेलंगाना एटीएम बन गई और जेल वो जा रहे हैं। पाप यहां दिल्ली वालों के लिए वो हिस्सा बांटना पड़ता है, लेकिन जेल उनको जाना पड़ रहा है। तो मैं तो कर्नाटक की हालत बड़ी गंभीर देख रहा हूं जी। चुनाव छोड़ दीजिए, जैसे मैं बंगाल के लिए कहा, कर्नाटक भी देश का एटीएम बन गई और जेल वो जा रहे हैं। पाप यहां दिल्ली वालों के लिए वो हिस्सा बांटना पड़ता है, लेकिन जेल उनको जाना पड़ रहा है। तो मैं तो कर्नाटक की हालत बड़ी गंभीर देख रहा हूं जी। चुनाव छोड़ दीजिए, जैसे मैं बंगाल के लिए कहा, कर्नाटक भी देश का बहुत महत्वपूर्ण राज्य है जी। जो राज्य टेक्नोलॉजी के कारण जाना जाता, टेक हब के रूप में जाना जाता, वह टैंकर हब बन गया। वाटर माफिया साहब, वहां पानी सोसाइटी वाले चिल्लाते हैं कि हमें बोली बोलनी पड़ती है, तब जाके टैंकर आता है जी। अब ये हाल बंगलुरु का सुनते हैं तो दुनिया में हमारे लिए बहुत बड़ा संकट पैदा होने वाला है। हमारी प्रतिष्ठा को चोट लगने वाली है। अब इनको राजनीति के सिवा कुछ सोचता नहीं है। ये अंदर अंदर की झगड़े में हमारे, ये दिल्ली के साथ भी झगड़ते रहते हैं। अच्छा, वहां कंपटीशन है कि दिल्ली को खुश रखने के लिए सीएम क्या करेगा और डिप्टी सीएम क्या करेगा, और उसके लिए कर्नाटक को और ज्यादा लूटा जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा संकट बन गया है जी। और मैं तो मानता हूं कि ये सीएम बनने के लिए जो म्यूजिकल चेयर का उन्होंने खेल खेला है ना, 2-2, 2.5 साल के बाद, अब तो पार्लियामेंट यहाँ भी ला रहे हैं, हर साल एक नया प्राइम मिनिस्टर। तो क्या होगा जी? सो आप तेलंगाना को अब तो पार्लियामेंट यहाँ भी ला रहे हैं, हर साल एक नया प्राइम मिनिस्टर। तो क्या होगा जी? सो आप तेलंगाना को एटीएम, नया एटीएम बोल रहे हैं। जो तेलंगाना पॉलिटिक्स के हिसाब से देखा तो 5 महीने पहले वहां कांग्रेस गवर्नमेंट आया था, कांग्रेस का और एक लाइफ लाइन आया था तेलंगाना के हिसाब से देखा तो। अभी आपका नजरिए से देखा तो कैसा है तेलंगाना पॉलिटिक्स, आप कैसे देखते हैं वो? देखिए, एक वहाँ करप्शन का रैकेट है, चाहे बीआरएस हो कांग्रेस हो, वो एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं, मिले हुए लोग हैं। अब लीकर के जितने भी स्कैम है उसमें बीआरएस का नाम आता है। दिल्ली सरकार भी जिसमें फंसी हुई है और पंजाब सरकार के सामने भी तलवार लटक रही है, सब में बीआरएस आता है। अब ये लोग कांग्रेस के अलायंस में हैं, मतलब बीआरएस भी उन्हीं के कट्टे बट्टे में है। तो तेलंगाना के अंदर, और ये RRR टैक्स, RRR फिल्म, तेलंगाना तेलुगु फिल्म दुनिया में फेमस हो गई। अब ये RRR टैक्स आया है, ये RRR टैक्स और तबाह कर देगा। सो रेवंत रेड्डी बहुत सारे करप्शन कर रहे हैं, आपका हिसाब से देखा तो? वहां पर कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी जा रही कि जिसमें कट कमीशन ना हो। सो तेलंगाना पॉलिटिक्स में इस बारे आपका पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा देख सकते हैं? पहली बात है, लोकसभा के चुनाव में पूरे देश में जो देख रहा हूं मैं, इसको राज्यों की राजनीति से काफी ऊपर उठ चुका है। ये लोकसभा का चुनाव राज्यों की राजनीति से काफी ऊपर उठ चुका है
और ये मैं इसको अच्छी निशानी मानता हूँ। और ये मैंने 2014 में भी देखा, 2019 में भी देखा। और जो शुरू में आपने सवाल पूछा था, इसमें का जवाब 272 सीट नहीं लड़ा पा रहे हैं और इसलिए फॉर्मूला ला रहे हैं कि 1 ईयर 1 PM। अब मुझे बताइए कि मान लीजिए खेत है, या तो 10-12 खेत किसान इकट्ठे होकर उनके खेत है, और 10-12 किसान तय करें कि भाई अपने पानी के लिए ट्यूबवेल करना होगा, और कोई जानकार व्यक्ति बताएं कि अगर आप 100 मीटर यहाँ खुदाई करेंगे तो आपको पानी मिलेगा और आपके सब खेतों के लिए पानी 100 मीटर तक जाना पड़ेगा। अब ये बुद्धिमान ये सोचे कि भाई 100 मीटर जाना है तो मेरे खेत में 10 मीटर करो, दूसरा कहेगा मेरे खेत में 10 मीटर करो, तीसरा कहेगा मेरे देश के। अगर ये सभी खेत वाले कहे कि मेरे यहाँ 10-10 मीटर करो तो पानी निकलेगा क्या? पानी तो एक जगह पर 100 मीटर करोगे तब निकलेगा जी। अब ये एक साल के लिए प्रधानमंत्री बनाने जाएंगे जी, देश का भला नहीं हो सकता है जी। इन्होंने देश के इतने बड़े महत्वपूर्ण चुनाव को, लोकतंत्र के इतने बड़े महत्वपूर्ण चुनाव को ऐसा एक भाषणबाजी का खेल बना दिया, झूठ बोलने का खेल बना दिया जी। दे आर नॉन सीरियस। वो सत्ता के लिए सीरियस है, देश के लिए सीरियस नहीं है। हम देश के लिए सीरियस है, इतना बड़ा फर्क है जी। केसीआर ने बार बार बोल रहे हैं कि रिसेंटली बार वो सत्ता के लिए सीरियस है, देश के लिए सीरियस नहीं है। हम देश के लिए सीरियस है, इतना बड़ा फर्क है जी। केसीआर ने बार बार बोल रहे हैं कि रिसेंटली बार बोल रहे हैं कि जो कोalition गवर्नमेंट, मैं कोalition गवर्नमेंट में आऊंगा, बाय एनी चांस जो केसीआर और बीआरएस को आपका जो एनडीए में हिस्सा ले सकते हैं? ये क्यों बोलना पड़ रहा है उनको? ऐसा झूठ क्यों बोलना पड़ रहा है कि इन्होंने असेंबली के पहले भी ऐसा ही कहा था। मैंने पब्लिकली वहाँ मीटिंग में कहा था कि हैदराबाद के म्यूनसिपालिटी के चुनाव के बाद स्वयं केसीआर मेरे पास आए थे एनडीए में आने के लिए, और मैंने साफ कहा था कि अब हम ऐसे कॉरपोरेशन में आपके साथ नहीं रह सकते हैं, हम विपक्ष में रहेंगे और हम विपक्ष में चुनाव लड़ेंगे। तो उस दिन ही वो समय फिर उन्होंने तय किया कि बीजेपी को नहीं आने देना है। जो जहीराबाद मीटिंग में आपने बोला था बीआरएस एंड कांग्रेस दोनों मिलके चल रहे हैं, दोनों एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं जी, दोनों गाली बीजेपी को दे रहे हैं। आप देख लीजिए, दोनों बीजेपी को गाली दे रहे हैं जो तेलंगाना और एक दूसरे को कवर कर रहे हो, लोग कवर फायरिंग चल रहा है। जो तेलंगाना का सीएम जो रेवंत रेड्डी आपको बड़े भाई मानते हैं, हैदराबाद मीटिंग में आपको बड़े भाई से पुकारा। अभी जो तेलंगाना का जो आपका छोटा भाई, वो उसका गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस के बारे में आपका क्या राय है? देखिए, पहली बात है, अगर करप्शन में मेडल मिलते तो कांग्रेस को गोल्ड मेडल मिलता, तो बीआरएस को सिल्वर मेडल मिलता। अभी जो तेलंगाना का जो आपका छोटा भाई, वो उसका गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस के बारे में आपका क्या राय है? देखिए, पहली बात है, अगर करप्शन में मेडल मिलते तो कांग्रेस को गोल्ड मेडल मिलता, तो बीआरएस को सिल्वर मेडल मिलता। लेकिन दोनों को वो रनर अप भी है एक दूसरे के। दूसरी बात है कि उन्होंने अगर मुझे बड़ा भाई कहा तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, लेकिन अगर सचमुच में वो ये बड़ा छोटे का भाव है तो मेरे से कुछ सीखे। ईमानदारी से सरकार चलाई जा सकती है, ईमानदारी से देश की सेवा की जा सकती है। मुझे आज 25 साल हो जाएंगे जी हेड ऑफ द गवर्नमेंट के नाते। इस देश में सबसे लंबे समय तक काम करने का मुझे मौका है। सीएम पीएम, अकेले सीएम के नाते नहीं, लेकिन सीएम पीएम टोटल मिला दें तो इस देश में सबसे लंबे समय तक मुझे सेवा करने का मौका मिला और एक भी दाग नहीं लगता है। दाग लगाने की कोशिश होना अलग चीज़ है, नहीं लगता है तो सीखो ना भाई। अगर आप अपने आप को छोटा भाई, मैं आपको तब कहूँ ना कि आप सीखो। मुझे बड़ा भाई आप कहते रहते तो इतनी बात थोड़ी बनती है। तो मेरा पुण्य आप कमाने के लिए बड़ा भाई कहते, ऐसा नहीं चलेगा। जनता तो पुण्य तब देगी जब आप भी कुछ पुण्य करो। वो तेलंगाना बहुत चर्चे में आ रहा है, वो बड़ा भाई छोटे भाई के बारे में।
ठीक है, जो तेलंगाना के बहुत सारे लोग और जो वोटर्स हैं ना, आपका गारंटी के लिए वेट कर रहे हैं, कुछ बोल सकते हैं उसको? बीजेपी की तरफ से, आपके तरफ से कुछ गारंटी है? मैं दे रहा हूं ना। जैसे मैं कहता हूं 3 करोड़ घर बनाऊंगा, तो उसमें तेलंगाना के लोग भी होंगे। मैं कहता हूं कि देश पीएम सूर्य घर योजना, बिजली का बिल जीरो करने की दिशा में काम करूंगा, मतलब योजना के लाभार्थी तेलंगाना में भी होंगे। मैं कहता हूं नल से जल, तो तेलंगाना में भी नल से जल उनको परिवारों को मिलेगा। मैं कहता हूं मुफ्त राशन, तो तेलंगाना के लोगों को भी मिलेगा। मैं कहता हूं 70 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को इलाज की जिम्मेवारी मोदी की, तो तेलंगाना के 70 साल के ऊपर के लोगों को मिलेगा। तो गारंटी सबके लिए है जी। अब ये इतना करप्शन के बारे में बोल रहे थे डिफरेंट स्टेट में भी, बंगाल का इतना करप्शन अभी अनर्थ हुआ है, इसके बारे में आप? ऊपर के लोगों को मिलेगा, तो गारंटी सबके लिए है जी। अब ये इतना करप्शन के बारे में बोल रहे थे डिफरेंट स्टेट में भी, बंगाल का इतना करप्शन अभी अनर्थ हुआ है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? आप देखिए, नोटों के ढेर लोगों ने देखे हैं। ये लोग कितनी गालियां दे दे बीजेपी को, भाई ये दुरुपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। नोटों की गड्डियां दिख रही है, उसका क्या कहोगे भाई? देश ने कभी भी मशीन थक जाए साहब, नोट गिनने वाले बैंक में भी नोट गिनते हैं मशीन, लेकिन थकते नहीं है। ये चोरों के पैसे गिनने में थक जाते हैं। अब देश मोदी पर प्रश्न नहीं करेगा, ये चिल्लाए कितना ही चिल्लाए, क्योंकि आंखों के सामने गद्दी के नीचे से निकलती नोटें दिख रही, गैराज में से निकलती नोटें निकल रही है, कपबोर्ड भरे पड़े नोटें निकल रही है, अफसरों जेल में पड़े हुए हैं। तो सबको लगता है यार ये ड्रग माफिया, ये आर्म्स माफिया, तो देश को नफरत है। और मोदी है जो पूरी ताकत से लगा हुआ है। सो वाइब्रेंट स्टेट आंध्र प्रदेश के बारे में एक बार बात करेंगे। आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शंस में आप गठबंधन किया था चंद्रबाबू नायडू तेलुगुदेशम पार्टी से, जो चंद्रबाबू नायडू तेलुगुदेशम ताकत से लगा हुआ है। सो वाइब्रेंट स्टेट आंध्र प्रदेश के बारे में एक बार बात करेंगे। आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शंस में आप गठबंधन किया था चंद्रबाबू नायडू तेलुगुदेशम पार्टी से, जो चंद्रबाबू नायडू तेलुगुदेशम पार्टी 2019 को आपसे छोड़ के बाहर चला गया था। अचानक आप क्यों टीडीपी के साथ गठबंधन किया था? इसका फायदा कुछ आ सकते हैं, क्या देखते हैं उसका फायदा? पहली बात है कि गठबंधन को चुनावी राजनीति तक सीमित मत रखिए। भारत जैसे देश में जहां अनेक विविधताएं हैं, तो हमारी फिलॉसफी क्या है? हम मानते हैं कि देश में जो रीजनल पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं उसको संपूर्णपणे सम्मान मिले, उनका स्वागत हो, उनको सहकार हो, वैसा नेशनल पॉलिटिक्स होना चाहिए। और उसके लिए एक मेन स्ट्रीम नेशनल भले पॉलिटिकल पार्टी हो, कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन उसने रीजनल एस्पिरेशंस को इक्वल ही तवज्जो देना चाहिए। और इसलिए कोई हमारे साथ हो या ना हो, हम रीजनल पॉलिटिक्स को, एस्पिरेशंस को उतना ही वैल्यू देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा देश चलाना है तभी चल सकता है। हमारे पास पूर्ण बहुमत होने के बाद भी टीडीपी हमारे साथ सरकार में थी, हमारे पास पूर्ण बहुमत के बावजूद भी शिवसेना हमारे साथ सरकार में थी। तो रीजनल एस्पिरेशंस को महत्व देना ही हमारा मुद्दा है। जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी होती है उनका स्वाभाविक लड़ाई स्टेट में होती है, तो वो अपने स्टेट के हिसाब से सोचते हैं और वो अपनी रणनीति स्टेट के हिसाब से बनाते हैं। हम सबको साथ लेकर के चलने का प्रयास करते हैं। कोई जुड़ करके चलता है, कोई दूर रह करके चलता है, लेकिन हम हर राज्य का भला चाहते हैं। हम कांग्रेस की तरह अहंकार नहीं कर सकते कि हम अकेले चलेंगे। कहीं मध्य प्रदेश या कहीं तो भी मीटिंग की थी उन्होंने, तो उन्होंने ये तय किया था कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से हम अकेले चलेंगे। आज उनकी स्थिति है, किसी राज्य में एक एमएलए हो तो इतनी बड़ी पार्टी भी वहाँ जाकर के समझौता करने के लिए उसके साथ मीटिंग करती है। ये हाल है इनका। सो रीजनल पार्टीज का जो रीजनल स्टेट्स का एस्पिरेशंस आप मान रहे हैं,
जो अभी जो गठबंधन हुआ था ना, बीजेपी जनसेना तेलुगुदेशम, ये गठबंधन से फायदा हो सकता है? फायदा हुआ तो क्या फायदा? पहली बात है, राजनीतिक फायदा नफा के लिए हम गठबंधन करना हमारी फिलॉसफी नहीं है। प्रैक्टिकल तौर में जहां जरूरत पड़ी हम करते हैं, लेकिन मूल फिलॉसफी हम सबका मान सम्मान बने। हम रीजनल एस्पिरेशंस के प्रति हमारा एक मूलतः मैं मानता हूं देश ऐसे ही चलेगा और चलना चाहिए। जहां तक इलेक्टोरल का सवाल है, हमने अभी मैं गया था आंध्र में और एक बड़ी रैली की थी, उसमें चंद्रबाबू भी थे, पवन कल्याण भी थे, और मैं मानता हूं कि बहुत सालों के बाद आंध्र में ऐसी अनप्रेसिडेंटेड रैली हुई थी। तो उसी दिन मुझे बिल्कुल साफ फीलिंग आ रहा था कि यहाँ के मतदाताओं के मन में लोकसभा के लिए एक मजबूत सरकार बिल्कुल स्पष्ट है उनके मन में, और परिवर्तन का मूड दिखता है स्टेट में उनका। तो वो वहाँ का मतदाता दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक राज्य में सरकार को रखना कि निकालना, दिल्ली में सरकार को मजबूत करना तो कितना कैसे कर रहा, ऐसा उनकी मुझे मतदाताओं का मेरा एनालिसिस ये है। सब देशों की भाषा प्रदेश की बात हो गई, पर जो आपकी पहचान से जुड़ा है प्रदेश गुजरात में और परिवर्तन का मूड दिखता है स्टेट में उनका। तो वो वहाँ का मतदाता दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक राज्य में सरकार को रखना कि निकालना, दिल्ली में सरकार को मजबूत करना तो कितना कैसे कर रहा, ऐसा उनकी मुझे मतदाताओं का मेरा एनालिसिस ये है। सब देशों की भाषा प्रदेश की बात हो गई, पर जो आपकी पहचान से जुड़ा है प्रदेश गुजरात में पहली सीट तो आपको निर्विरोध आ ही गई है, 26 सीटें। इस बार क्या लग रहा है आपको, हैट्रिक करेंगे? और ये बार बार क्या कारण लगता है आपको कि गुजरात बीजेपी को क्यों चुनता है? एक तो बीजेपी ने संगठनात्मक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से गुजरात को इन टोटो एड्रेस किया है। समाज के सब वर्गों का लीडरशिप आज बीजेपी के संगठन में है। छोटा सा छोटा, यानी वो विचरती कौम जिसको कहते हैं, उनके लोग भी बीजेपी के संगठन में आपको दिखेंगे। तो एक प्रकार से वो सर्वसमावेशक संगठन है, सर्वस्पर्शी है, पूरे राज्य के हर कोने में आपको बीजेपी। तो उन्होंने सत्ता में रहते हुए संगठन को कभी निग्लेक्ट नहीं किया। दूसरा, डे वन से बीजेपी की सरकार वहाँ गरीबों के कल्याण पर समर्पित रही है। तीसरी बात है, देखिए मैं मानता हूँ कि गुजरात एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी का टाइम है। गुजरात एक ज़माने में वाटर स्कैरसिटी वाला स्टेट, 10 साल में 7 साल अकाल, बिना पानी परेशानी। तो बाहर के लोगों को पता नहीं है कि गुजरात में पानी में इतना बजट जाता था। लोग पूछते हैं ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं। मैक्सिमम बजट, मैं भी जब वहाँ था पानी में जाता था। हमने पानी पर इतना काम किया कि आज लोगों को पानी, और पानी जब पहुँचता है तो लोग उसको डिफरेंट फील होता है, यार कल तक तो ऐसे मरते थे, दिखता है। दूसरा, गुजरात में नमक के सिवाय गुजरात की अपनी कोई चीज़ थी नहीं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हो चुकी थी, तो नमक के सिवाय हमारे पास कुछ नहीं जो हम बेचे दुनिया को। और नमक में भी हम डिपेंडेंट थे, कोई ट्रांसपोर्टेशन मिले तो हमारा नमक जाता था, और नमक का इतना किराया ज़्यादा मिलता नहीं क्योंकि वो उसकी कोई कीमत ही नहीं होती है, और वजन ज़्यादा होता है, तो वो बड़ा कठिन सा काम है। और एक प्रकार से गुजरात ट्रेडर स्टेट बन गया था, एग्रीकल्चर स्टेट